बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न के सिचुएशन रूम से आपको खुश आमदीद। और सूरत हाल ये है कि भारत ने कल एक ब्रीफिंग दी थी, जो पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्ज़ामात लगाए हैं उसको ब्रीफ करने के लिए 100 सफारतकारों को एक ब्रीफिंग दी थी। उस ब्रीफिंग के बाद कुछ सफारतकारों ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके साथ गुफ्तगू की, और न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल या उसके दावे के मुताबिक भारत 100 सफारतकारों में से किसी एक सफारतकार को भी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका कि पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है पहलगाम वाले मामले के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है। और ये ऑब्जर्वेशन वो उन 100 सफारतकारों में से बेशतर की थी कि भारत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कोई जवाज़ घड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी बहाने से वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। क्या हमला करना इतना आसान है? और एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने रशियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस इम्कान का ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत है, और इस इम्कान को मुस्तरद किया है कि ये जो तनाव है ये किसी एटमी जंग की तरफ जाएगा। लेकिन उन्होंने ये जवाब ज़रूर दिया कि हम ये बावर करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि बहरहाल ये वाला मामला जो है ये ख़तरनाक हद तक जा सकता है, और जो पाकिस्तान के ऊपर जो भी मुहिम जोई की जाएगी भारत की तरफ से, मुतनासिब जवाब से ज़्यादा जो है वो तनासब के साथ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा 17 आज भी जो हैं वो खारिज वो टारगेट किए गए पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मुल्हिक सरहद के करीब। तो एक ये भी डेवलपमेंट है, और भी कई ख़बरें हैं, और हम इस सारे इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें सईद चोई साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपका। खालिद क़यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, अहमद वड़ैद साहब तशरीफ़ रखते हैं लाहौर स्टूडियो में। इस्लामाबाद से हमें शनीला मार साहिबा ने ज्वाइन किया है, और ताहिर खलील सिंधु साहब उनके साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। सईद चोई साहब, ये जो न्यूयॉर्क टाइम वाली ख़बर है ये तो एक तरह से भांडा फोड़ रही है सारे का सारा जो, या उनकी नीयत जो है वो कम अज़ कम जो सफारतकार हैं वो तो यही समझे हैं, और उन्होंने फिर ये जो सफारतकार होते हैं ये ज़रा मामला फ़हम कुछ तो आम आदमी से ज़्यादा होते हैं। इवन बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले होते हैं, और फिर ये किसी सहाफ़ी से इस तरह की गुफ्तगू करने का बाकायदा एक मकसद होता है कि जो चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक हो जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए कि असल में अंदर खाते चल क्या रहा है। तो जो सफारतकार हैं वो इंटरनेशनली यही वजह तो नहीं कि भारत के मौक़िफ़ को कोई पजीराई उस तरह से नहीं मिल रही? देखें, ये हम सुनते थे भारत के हवाले से 1 अरब 45 करोड़ अवाम की मंडी, जी हाँ, छठी मैशियत पता नहीं क्या क्या। और सूरत हाल ये है कि वो किसी एक मुल्क से भी मजम्मत नहीं करवा सके पाकिस्तान की। हाँ, इवन ये कि यूएन की सलामती कौंसिल जिसका ये मेंबर है, गैर मुस्तकिल मेंबर है, वहाँ से भी इस तरह। और दूसरा उल्टा ये हुआ है कि कश्मीर का इशू जो किसी हद तक इन्होंने अपनी तरफ से दबा दिया अगस्त 2019 में इन्होंने दबा दिया था अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ तो तहरीकें चल रही हैं ना, वो इशू एक मरतबा फिर जिंदा हो गया। ये देख जब भी ये इवन ये कि जो वहाँ से करारदाद आई है कौमी सलामती कौंसिल से, उसमें भी कश्मीर जो है उसको बिटवीन द लाइन मुतनाज़ा इलाका ही तस्लीम किया गया है। और इनके पास जो शवाहद हैं, जो पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी पेशकश की है थर्ड पार्टी इंक्वायरी की, किसी गैर जानबदार थर्ड फ्रीक से, तीसरे फ्रीक से जो इंक्वायरी करवा लें, उस तरफ तो वो आ ही नहीं रहा। उस तरफ आ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये फिर साथ में जाफर एक्सप्रेस की भी सारी ना, जाफर वो हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि उसकी भी होनी चाहिए, उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन चलो वही करवाने पहले, ये एक फाउल खेल चुके हुए हैं, एक गलती होगी इनसे। ये इन्होंने ये देखें वहाँ जो भारत में बातें हो रही हैं, हमारे तो यहाँ इन्होंने 16 यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगा दी और खुद इतना झूठ बोल रहे हैं, और उनके अपने चैनल ये कह रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं वहाँ पे कि जनाब ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं ये इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं। पुलवामा उस वक्त भी इलेक्शन का, अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, और ये 17 तारीख को इन्होंने जाना था मोदी साहब ने ये पहलगाम पे,
ये इन्होंने दौरा क्यों अपना मनसूख किया, सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, 7 लाख फौज की होते हुए 4 बंदे अंदर कैसे घुस गए, किसी ने देखा क्यों नहीं, किसी ने फुटेज क्यों नहीं बनाई, कोई गवाह क्यों मौजूद नहीं। ये सारे सवालात वहाँ भी उठ रहे हैं और उनके पास जवाब कोई और नहीं है। जवाब कोई नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और मैं हैरान हो रहा था उनके टीवी, हमारे तो यहाँ ये सच बोलने वाले चैनल्स पे बंदी लगाने के चक्कर में मैं ये तारिक खलील साहब से बात जरा जानना चाहता हूँ। तारिक खलील साहब, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है, और ये है कि डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी साहब का चैनल, ये यूट्यूब चैनल, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, इसके अलावा दी पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स वाले भी, समा स्पोर्ट्स के अलावा GNN, उज़ैर क्रिकेट, ये एक क्रिकेट का, ये लगता है कि ये क्रिकेट का ही चैनल है, इसको भी इन्होंने बैन कर दिया। उधर उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज़ और रजीनामा। ये आप समझते हैं कि बेसिकली जो रैशनली इनके मौक़िफ़ को चैलेंज किया जा रहा था, ये उसका जवाब नहीं दे पाए और इन्होंने तरीका ये निकाल लिया है कि वो आवाज़ ही बंद कर दें वहाँ जहाँ से सवाल उठ रहे हैं? ये भारत का एक पुराना वतीरा है कि एक वाकया जो है वो खड़ा जाता है, उसके बाद पाकिस्तान को जो है बुरे इल्ज़ाम ठहराया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो अपने मीडिया के जरिए शुरू कर दी जाती है। ये सिलसिला कोई नया नहीं है जो पहलगाम में हुआ है। आप देखें, ये सीक्वेंस जो है कोई बहुत पुराना है, 25 साल से ये हम देख रहे हैं कि 2000 में जब पार्लियामेंट पर, इंडियन पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया गया और उसके बाद 2008 में मुंबई हमले हुए, फिर 2016 में ये वाकया हुआ, उसके बाद पुलवामा का वाकया हुआ 2019 में। तो ये तमाम वाकयात, और ये 5वां जो है अब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है पहलगाम के जरिए, और उसमें बगैर सबूत के पहले भी वाकयात इसी तरह हुए। अब भी देखिए 10 मिनट के अंदर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया, ना कोई तहकीक, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, और जो FIR दर्ज हुई कि जी हमें बावसूख ज़राए से पता चला है कि ये हमला जो है इसकी मनसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई थी। इंडियन रियासत बावसूख ज़राए से FIR दर्ज करा रही है और सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें ये उठ रही हैं। अब आप देखिए कि जो MLA हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के, आज उनका स्टेटमेंट है, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि भारत की सिक्योरिटी जो है वो कहाँ थी। कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भारत के अंदर से सवाल उठ रहे हैं चोई साहब, खालिद क़य्यूम साहब, लेकिन ये जो सवाल अंदर से उठ रहे हैं वो असल में जो इंडियन नैरेटिव इतना वीक है कि उसको इंटरनेशनल मीडिया उस तरह से बाय नहीं कर रहा। CNN के ऊपर जो पहलगाम की स्टोरी है वो 10वें नंबर के ऊपर थी उनके न्यूज़ एजेंडा के ऊपर, और उसको देखते हुए बरखा दत्त साहिबा ने ये ट्वीट किया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये टीवी जो है वो तोड़ दूं। तो मतलब ये कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय लोगों के टीवी तोड़ना ये ज़्यादा अच्छी बात है या गिरेबान में झांक लेना अच्छी बात है? देखिए कि ये भारतीय हुकूमत का और भारतीय फ़ौज का और भारतीय इंटेलिजेंस अदारों का एक अपना फेलियर और नाकामी है, जिसको जो है वो पाकिस्तान पर ठोसने की कोशिश जो है वो की गई है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन कोई सबूत जो है वो उनके पास नहीं है। का अभी तक नहीं और पुलवामा के वाक़े के बाद 2019 में हुआ था वो, 2019 में, और पुलवामा के वाक़े के बाद जो भारतीय हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया था उसमें जो उनको बदतरीन जो है हज़ीमत का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत को चाहिए था कि कुछ सबक सीखता, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार किसी किस्म का कोई सबक माजी के वाक़यात से भी सीखने के लिए किसी सूरत जो है वो तैयार नहीं है। और इसमें देखिए कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और आपने खुद फरमाया कि 100 सफारतकारों को बुलाया और वहाँ पर किसी एक को भी कायल नहीं कर सके, कोई सबूत फराहम नहीं कर सके, वहाँ सफारतकार मुतमिन नहीं हुए, हत्ता कि जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ से भी उनको कोई किसी किस्म की जो सपोर्ट है अब वो नहीं मिल सकी। लेकिन हमारे खड़ा है साथ इसराइल,
اور غیر اس ذمہ دار ریاست جو ہے اسرائیل وہ اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل اس لیے کھڑا ہے، اسرائیل کا جو ماڈل ہے، جو ظلم و ستم کا جو غزہ کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ ماڈل اب بھارتی حکومت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے اس ماڈل پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح کشمیریوں کے گھر جو ہیں، جس طرح غزہ میں مسمار کیے جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ مسمار کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں واضح کیا کہ دیکھیے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، جی اس کا کمیشن بنایا جائے بین الاقوامی سطح پر، اور اس پر جو ہے بھارتی حکومت کی انکوائری پر جو ہے ہم یقین نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کی بلوچستان کے اندر کیا کیا مداخلت رہی ہے، بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر کس طرح دہشت گردی کی سرپرستی آپ کرتے رہے ہیں، اور ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کی جو بات آپ نے کی، اس حملے میں ملوث ہونے کے جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں۔ سر وہ برامداغ بگٹی صاحب تو کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا تو ہمیں بھارت کی طرف سے آیا ہے، یہ جو ہے وہ مطلب، اور پھر انہوں نے کبھی اس سے کبھی ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا لگے لپٹے انداز میں بات کرنا، انہوں نے کبھی بھی اس کو نہیں چھپایا کہ ہمارے پیچھے کون ہے، بھارتی ریاست ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ خوارج جو کل 54 کے قریب خوارج ہلاک ہوئے، آج مزید 17 ہوئے اور 71 جو ہیں وہ ہو ٹوٹل چکے فگر ہو ہیں۔ گیا، بالکل۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو خوارج پاکستان میں بڑے حملے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے پیچھے بھی بھارتی حکومت کا، بھارتی ایجنسیوں کا زور تھا، ان خوارج پر دباؤ تھا حملے کرنے کے لیے، اس کے پیچھے بھی وہ تھے۔ ان کی مالی معاونت بی ایل اے کی اور ٹی ٹی پی کی مالی جو معاونت ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ بھارت ہے۔ اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی جو مالی معاونت ہے، مالی امداد ہے دہشت گرد تنظیموں کی، ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ کلبھوشن یادو کا ہے۔ جی ہاں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت کیا ہو ثبوت سکتا ہے؟ اور انڈیا اس کو ڈسون نہیں اس طرح سے کر سکا آج تک ڈسون کر ہی نہیں سکتا۔ جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور صرف جو سعید چودھری صاحب نے بات کی کہ جب بھی ان کا سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ غالب آتا ہے، اب چونکہ بہار کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، اس وجہ سے نیا ایک ڈرامہ جو ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر بین الاقوامی سطح پر بھارت کو پسپائی کا سامنا ہے، ناکامی کا سامنا ہے، اور کسی قسم کی سپورٹ حاصل کرنے میں بھارتی حکومت ناکام رہی۔ احمد وڑیچ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ چلے مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، میں ادھر سے ہوا ہوں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ شنیلا صاحبہ، یہ ایک کی پاکستان میں میرا خیال ہے یہ رہی ہیں رابن رافیل صاحبہ، سفارتکار رہی ہیں، انہوں نے آج جیو نیوز کے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ والی بات کہی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر جو پہلگام والا واقعہ ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈال دی گئی۔ یہ بات کم و بیش ہر دوسرا ملک یہ والی بات کر رہا ہے، اور کوئی بھارت کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑا، حالانکہ بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی اکانومی کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، بھارت جو ہے وہ ان کی کسی نہ کسی لیول کے اوپر مجبوری ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ لیکن پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں تھوڑا سا اور زیادہ زور لگانا پڑے گا کہ ان طاقتوں کو کہیں کہ وہ کھل کے جو بھارت ہے اس کے خلاف یا اس کے پروپیگنڈے کے خلاف کھل کے بات کریں، جس طرح رابن رافیل نے بات کی۔ بہت شکریہ عمران۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ کے نا پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور ہر لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کے کوئی نہ کوئی بیوقوف ضرور ہوتے ہیں، اور مودی صاحب کے بھی وہاں پہ بہت زیادہ بیوقوف ہیں جو ان کے اس من گھڑت بیانیے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو غیر ملکی سفارتکار نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کے اندر آ جائیں، ظاہر ہے وہ جب وہ جائیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اور انڈیا نے ہر دفعہ ایک گھٹیا اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ اسکرپٹ ان کی فلموں کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فلمیں بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا تو اس پروپیگنڈے میں نہیں آ سکتی، ان کو تو ثبوت چاہیے۔
और ये बात सबको नजर आ रही थी, और सोशल मीडिया पे पहले दिन ही इस फॉल्स फ्लैग का जो था वो ऑपरेशन कर दिया गया था, उसकी ऐसी की तैसी फेर दी गई थी। जब बताया जा रहा था कि जी ये ऑपरेशन ये हुआ है, उसके 5 मिनट के अंदर वो ट्वीट्स आनी शुरू हो गई थी, पाकिस्तान पे इल्जाम लगना शुरू हो गया था। 1.5 घंटे तक उनकी वहां पे कोई फौज का बंदा वहां पे नहीं आया। 9 लाख वहां पे फौजी है, आप वहां उस जगह पे जाने के लिए बार बार चेकिंग होती है, तो वो गन और असले के साथ वहां पे कैसे चले गए? तो दुनिया तो जाहिर सबूत मांगेगी। हमें जरूरत है कि हम उनके जो प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ करें। हमें जरूरत है कि हम अपनी सफारतकारी को बेहतर बनाएं। हमें भी जरूरत है कि हम गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग दें कि ये माजी में क्या करते हैं, कि पुलवामा में क्या हुआ, उरी का क्या ड्रामा था, पठानकोट में क्या था। फिर बस सबसे बड़ी देखें हमारी जीत ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम आपके साथ हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, आप आए, आके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं, हम तैयार हैं। देखें पठानकोट की दफा भी यही हुआ था कि हमारी टीम वहां पे गई थी, उन्होंने कहा आप हमें जाए वकूफ पे लेके जाए, नहीं लेके गए थे क्योंकि पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं, और झूठ के पैर नहीं होते तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अभी भी वही हरकत की जा रही है। आपने पहले भी सवाल किया ना कि जो हमारे लोगों को मीडिया को बैन किया जा रहा है, देखिए बैन वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो वन साइडेड प्रोपेगेंडा अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि उनके वहां पे तो आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर एक उनके आदित्य राज हैं, उन्होंने एक फॉल्स लेटर भी लगा दिया कि जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है उसमें पैनिक क्रिएट हो रहा है, आर्मी के लोग जो रिजाइन कर रहे हैं, और वो DGISPR का नाम भी उनको नहीं पता था, किसी जनरल फैसल महमूद अच्छा को श्रृंगला साहबा, DGISPR बना दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बातें तो गलती अपनी ये जगह उनसे के जो ऊपर, बोमती हुई लेकिन कि जो नीचे जाकर भारतीय मीडिया है उसने एक हिजान सी कैफियत पैदा कर दी है पूरे भारत में, और वो जंग जिस तरह पाकिस्तान को ये कर दें, पाकिस्तान को सबक सिखा दें, और उनका अगर आप मीडिया देखें तो वो बार बार एक बात कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान डर गया, सहम गया, कराची तक जो है वो खौफ है। ये लाहौर में तो हम बैठे हुए हैं, लाहौर की सड़कों के ऊपर, गली मोहल्लों के ऊपर तो इस तरह की कोई कैफियत नहीं है। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है ये भी आप बता दें ज़रा, लाइटर नोट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इस्लामाबाद में कोई पैनिक क्रिएट नहीं है, लोग उसी तरह शॉपिंग कर रहे हैं, लोग उसी तरह रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लोग अपने रूटीन के सारे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, स्कूल खुले, कॉलेज खुले हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक नहीं क्रिएट किया हुआ। इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन फ्लो को रोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम को ये दिखाना है कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान के लोगों ने राशन की लाइनें लग गई हैं, पाकिस्तान बख्तर बंगों में छुपना शुरू हो गया है, पाकिस्तान की आर्मी में पैनिक क्रिएट हो गया, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इन्होंने बैन किया हमारे यूट्यूबर्स को, हमारे चैनल्स को। तो आप देखिए बैन कर ले, लेकिन सच सबने तो सबके आ जाता है। तो इंडिया खुद पैनिक में है, इंडिया खुद डरा हुआ है, इसी वजह से वो झूठी खबरें दे रहा है, इसी वजह से वो झूठी वीडियोस बना रहा है। कभी वो दिखा रहे हैं कि ये दरख्त है, इसका एक तना है, इसके अंदर दहशतगर्द छुप सकते हैं, ये पानी का पता नहीं टैंकी है, इसके ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। तो ये वो फजूल हरकतें हैं जो वो करके अपनी अवाम को तो मुतमिन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अवाम जो है वो अपनी रूटीन की जिंदगी उसी तरह जी रही है। और आपने देखा होगा कि मीम्स जिस तरह यहाँ पे बन रही हैं, पाकिस्तान जिस तरह जुगते लगा रहे हैं, वो तो इनके लिए एक शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान आपसे नहीं डरता, और ना पाकिस्तान कभी आपसे डरेगा, बिल्कुल और ऐसा ही है, पाकिस्तान को बिल्कुल जवाब भी आपने देना बिल्कुल आता है। ठीक अगर आप इसकी जो है वो तस्वीर कशी की है। तो ताहिर खलील साहब, जो इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि वो एक हिजान में मुब्तला कर रहा है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप भी शेयर कीजिएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि इंडिया बार बार, इंडियन मीडिया, उनके लोग ये वाली बात करते हैं कि जी कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, वो कोई खौफनाक जंग की, एटमी जंग की। लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दी, ना सिर्फ हमारे वज़ीर दिफा ने बल्कि पाकिस्तान के ना किसी मीडिया हाउस की तरफ से, ना किसी सहाफ़ी की तरफ से नोटेबल इस तरह की कोई पर्सनैलिटी जो वो वफाकी हो या रियासती हो या मनसबदार हो कोई, या फिर कोई पाकिस्तान का मुस्तनद कोई सहाफ़ी हो, उसकी तरफ से आपने इस तरह की कोई ना बढ़ सुनी या ना इस तरह की कोई धमकी सुनी। ये चाह क्या रहे हैं इंडियंस इस तरह की बात करके? ये दुनिया में कोई रायमा हमवार करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं करना? मेरा ख्याल है राब्ता जरा हमारा वीक हुआ है। अहमद वड़ैया साहब, यही सवाल है, क्या कहते हैं आप? सर गुजारिश ये है कि जो हिंदुस्तान है या जहाँ वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी जो गवर्नमेंट है या उनके आम लोग या उनका जो मीडिया है,
ان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ہمارے سے بہت مختلف ہے. یعنی کہ وہ جو سوچتے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ RSS والی ہے. ان کی سوچ میں بنیادی طور پر جو عنصر و ایلیمنٹ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. وہ جب بھی بات کریں گے وہ یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی وہ جنگ کی بات کرتے ہیں, وہ امن کو تباہ کرنے کی بات کریں گے. وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے جہاں سے آپ کو خیر سگالی یا امن کی کوئی چیز نظر آتی ہو. اور جہاں پر ڈر اور خطرے کی بات ہے تو یہاں سے اگر ایک پرندہ بھی وہاں پر چلا جائے تو وہ اس میں بھی وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کی بھی تحقیقات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جہاں پر یعنی کہ جو ہمارے وزراء ہے یا جو ہمارا ملک ہے, جس طرح ذمہ داری کے ساتھ جو پاکستان ایک ملک ہے, جو ذمہ داری سے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں, جو ہمارا اعلامیہ جاری کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی میں, اس میں بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ امن کی باتیں ہیں, وہ تحقیقات کرانے کی باتیں ہیں, لیکن اس کے متبادل سرحد پار سے اب دیکھیے کہ وہاں سے کیسی باتیں آ رہی ہیں. ان کے جو وزراء ہیں, ان کا جو وزیر دفاع ہے اور جو ان کا وزیر داخلہ ہے, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کریں گے, ہم پیچھا کریں گے, اور ہم یعنی کہ ان کے ملک میں ہم نے لوگوں کے دوسرے ممالک میں بھی جا کر ہم نے جب حملے کیے ہیں تو ہم نے نشانہ بنا کر لوگوں کو جا کے یعنی کہ ان کے اوپر ہم نے حملے کیے ہیں. اور یعنی کہ جس طرح ہردیپ سنگھ کے اوپر بھی انہوں نے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ یعنی کہ ہم نے وہاں جا کر لوگوں کو ٹارگٹ کیا. تو سر یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا ایک بگ ایڈمیشن بھی ہے جو پاکستان بات کرتا آ رہا ہے بڑی دیر سے, اور پوری دنیا کو جو ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو حالات خراب ہیں اس میں ہندوستان ملوث ہے. اس میں جو جسے کلبھوشن یادو کی بات ہوتی ہے, یہ ثبوت ہیں. جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا, یہ ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے خلاف اس طرح کے مطلب کام میں ملوث رہا ہے, ہماری دہشت گردی ہمارے خلاف ملوث رہا ہے ان ساری چیزوں میں. لیکن پاکستان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ حملہ کرنے کو تیار ہیں, ہم فضائی حدود بند کر رہے ہیں, ہم آپ کے سفارتکار واپس بھیج رہے ہیں, یا ہم جو ہے وہ آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم آپ کے خلاف جو جنگ کا اعلان کرتے ہیں, ہم آپ کے خلاف جو جتنے ٹریٹیز ہیں وہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے, یہ پانی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم آپ سے ختم کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو پہلگام ہے یہ ایک چراگاہ ہے, گڈریوں کو رہنے والا علاقہ ہے. اچھا سعید چوہی صاحب, یہ جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہے, یہ جس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اتنی دیر میں FIR درج ہوگی, 6 کلومیٹر کا کم از کم فاصلہ ہے. وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا, جو مقامی وہاں پر کشمیری مسلمان کر رہے تھے, وہ جو لوگوں کو اٹھا کے نیچے لے کے آ رہے تھے, ان کو گھنٹوں لگے نیچے لانے میں. تو یہ اور پھر یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا دور تھا وہاں پہ, مطلب لائن آف کنٹرول سے 200 کلومیٹر دور, تو وہاں پر لوگ پہنچ کیسے گئے دہشت گرد, اور واپس پھر وہاں سے کس طرح سے نکل آئے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ خاصا ویک ہے, اس میں لاجک کی ذرا کمی ہے, منطق کہیں پر موجود نہیں ہے, میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ سوالات جو ہیں جو سامنے منطقی قسم کے سوالات ہیں نا, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, یہ تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو کیسے گیا. یعنی کہ 1:50 پہ حملہ ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ جاری رہتا ہے, اور 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد FIR بھی درج ہوتی ہے. 6 کلومیٹر دور وہ تھانہ ہے جہاں پہ FIR درج ہوئی. یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ لگ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, یہ اسی قسم اسی نوعیت کا کوئی واقعہ لگ رہا ہے. اور کہتے ہیں جناب شناختی کارڈ چیک کر کے اور کلمہ سن کے پتہ نہیں کیسے کیسے اس طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں وہاں کی جا رہی ہیں. جناب جو 4 لوگ تھے وہ کر رہے تھے, اور کیا ان کے پاس اتنا ٹائم تھا, کیا ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ جناب یہ کریں. اور دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے جو میں دیکھ رہا تھا ان کی جو کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, سلامتی کمیٹی کا سب کمیٹی جو ہے, وہاں جناب کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر کے ایک جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک تو انٹرنیشنل قوانین جو ہیں ان کے تحت جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ بھی تو انٹرنیشنل قوانین کے تابع ہے نا. بالکل. اب جو جنیوا کنونشن ہے اس کا جو پروٹوکول 1 ہے, ایڈیشنل پروٹوکول ہے, اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال ہی نہیں کیا. اچھا, یہ پانی والی بات کے اوپر ہم آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. اسلام آباد میں ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. طاہر خلیل صاحب, یہ سکھ یاتریوں کو پاکستان نے ایگزیمپٹ کیا تھا ساری صورتحال سے. ابھی جو تازہ خبر ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ پاکستانی سفارتکاروں کا کوئی 30 افراد پر مشتمل وفد جو ہے وہ واگا سے واپس پاکستان آ رہا ہے, اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو سکھ یاتری ہیں وہ پاکستان سے واپس جا رہے ہیں اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ جو پالیسی تھی پاکستان کی خارجہ معاملے کے اوپر, یا اس ٹینشن میں بھی کہ لوگوں کو ہر طرح کی جو بھی صورتحال ہو
या क्रिएट की जाए इस तरह का तनाव, उसमें लोगों के वो लोग जो उनके मजहबी मकामात हैं पाकिस्तान में उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, ये ज़रा बताइए। करतारपुर खोलने के बाद जो है पाकिस्तान एक सफारती सतह पर सिखों के साथ राब्ते के हवाले से और सिख बिरादरी की हमदर्दियों के हवाले से एक नए बाब में दाखिल हुआ था। और ये कोई नई बात नहीं है कि देखिए, कनाडा हो, लंदन हो या अमेरिका हो, इन हुकूमतों ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम आयद किए हैं कि सिखों के कत्ल में भारत की हुकूमत मुलव्वस है और भारत की रियासत जो है वो यहाँ पर सिखों का टारगेटेड उनकी एलिमिनेशन कर रही है। सिख आज ही मैं देख रहा था कि कनाडा में सिखों का इज्तिमा हुआ है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो 2 करोड़ सिख जो हैं, जो इंडिया के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा कि अगर वॉर हुई या वॉर की सूरत हाल पैदा हुई तो सिख जो हैं वो कहीं दरमियान में खड़े होंगे। एक तो ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिखों की हम, क्योंकि देखें ये आप ये सीक्वेंस भी देखें ना कि 2000 में जब क्लिंटन आए हैं तो इन्होंने 30-35 सिख जो है मार दिए थे। अब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे तो इन्होंने 26 जो है वो पहलगाम के लोगों को ज़िबा कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पुराना वतीरा है, पुराना एक उनका एक तरीका है और ये तरीका जो है अब नाकाम हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से आलमी बिरादरी से ये कह रहा है कि गैर जानिबदार अदारे के जरिए तहकीकात करा लें और जो इल्ज़ामात हैं उनके सबूत ले आएँ, हम भी सबूत पेश करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो इंडिया की तरफ से कोई मजम्मत नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, कोई मजम्मत नहीं हुई। पाकिस्तान में आए रोज जो है दहशतगर्दी के वाकयात, पाकिस्तान ने इस वाकये की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि एक खुली तहकीकात का मुतालबा किया है जो इस बात का, और दुनिया जो है आज यही सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह है कि भारत की सिक्योरिटी, भारत में 7 लाख फौज जो है मकबूजा कश्मीर में भेज रखी है और तकरीबन हर 7वें कश्मीरी पर एक बंदूक बरदार वहां पर बैठा हुआ है और जगह जगह चेक पोस्टें हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं पहलगाम में। और उसके बावजूद अगर ये वाकया हो जाता है, 500 किलोमीटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिस पर उन्होंने वायर लगा रखी है और वहां कोई जा नहीं सकता। और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है जी ये पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो 200 किलोमीटर किस तरह से पहुंच गए वो पाकिस्तानी सरहद से। तो ये अगर ये तमाम वाकयात जो हैं ये खुद उनके लिए सवालिया निशान बन रहे हैं। और यही वजह है कि आज भारतीय पार्लियामेंट में और खुद भारत के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत ये इन बातों का, इन सवालों का जवाब दे कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, भारत की इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ थी कि ये वाकया हुआ। और ये कोई पहला वाकया नहीं है जिस पर जो है आंखें खुलनी चाहिए थी, बल्कि ये वाकयात पै दर पे हो रहे हैं। और ये वाकयात शाखसाना है भारत के अंदरूनी तजादात का, भारत के अंदर चलने वाले 36 उन आज़ादी की तहरीकों का जो भारत के अंदर जारी हैं। यही वजह है कि भारत अपने अवाम की तवज्जो इन तहरीकों से हटाने के लिए वो इस तरह के वाकयात घड़ता है और फिर दुनिया के सामने पेश करता है। लेकिन दुनिया को मालूम है कि ये जो वाकयात हैं ये किस तनाजुर पे हो रहे हैं। शनीला साहबा, ये एक एक्टिविस्ट हैं, इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये जितनी दहशतगर्दी के वाकयात जिनके ऊपर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा, ये हमेशा बीजेपी के दौर में ही होते हैं। तो सवाल तो अंदर से भी उठ रहे हैं, बाहर से भी लोग यकीन नहीं कर रहे। तो ये बात किस तरफ जाएगी भारत के अंदर? आपको लगता है कि वहाँ पर वो जो भारतीय कौम है वो जंगी जुनून से निकल के ज़रा रैशनल होगी, सवाल उठाएगी अपनी हुकूमत के ऊपर और फिर मुहासबा करेगी अपनी गवर्नमेंट का? आपको लगता है? देखिए, जो वहाँ पे समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो तो मुहासबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत का। एक तो जंगी जुनून जो है वो कुछ उनके मीडिया के चंद मखसूस लोग हैं उन्होंने पैदा किया हुआ है। उसके अलावा जो बीजेपी के इंतहा पसंद है, आरएसएस वाले हैं, उन्होंने जंगी जुनून पैदा किया हुआ है। वही उन्होंने जाके लंदन में भी किया कि जब उन्होंने हमारे हाई कमीशन के ऊपर जाके अटैक किया तो वो आरएसएस के ही लोग थे ना, तिलक लगा के आए हुए थे वहां पे और जिस तरह वो कपड़े उन्होंने जिस किस्म के पहने हुए थे। तो वहां पे जो लोग हैं इंतहा पसंद हैं, जो बीजेपी के फॉलोअर हैं, जो हमेशा एक जंगी जुनून में मुब्तला रहते हैं,
वो तो इस चीज को मान रहे होंगे, लेकिन जो वहां पे एक पढ़ा लिखा तबका है, जो समझ बूझ रखता है, अकल फहम वाला है, वो तो पहले दिन से सवाल उठा रहा है। वो हर वाक्य के ऊपर सवाल जो वो उठाता हुआ नजर आता है। लेकिन उनमें से बहुत से सवाल उठाने वाले जो होते हैं ना, वो भी प्रेशर में आके दब जाते हैं। जैसे उनके वो सहाफी है करण थापर, बहुत अच्छे सहाफी उनको समझा जाता है, लेकिन आजकल जब वो भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो भी कुछ एक्सट्रीम किस्म की लाइन लेना शुरू कर देते हैं कि वो भी प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। तो मीडिया उनका जो है वो उनके जंगी जुनूनियों के प्रेशर में आ रहा है। लेकिन बात यह है कि दुनिया को इन्होंने मुतमिन करना है, सबूत इन्होंने देने हैं। इनकी आवाम में जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी जो ओपोजिशन सवाल उठा रही है, उनका जवाब इन्होंने देना है। तो ये खुद अपना बयानिए की जंग में हार चुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनके अपने मुल्क के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, इनकी ओपोजिशन सवाल उठा रही है, दुनिया में से कोई उठ के इन मुजम्मत पाकिस्तान की नहीं कर रहा या इनके बयानिए को बाय नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये कि बयानिए की जंग ये हार चुके हुए हैं। अब उसके बाद बिल्कुल अगर हार ये चुके कोई हैं ना कोई बयानी की जंग में, मिसएडवेंचर लेकिन करना चाहते हैं तो मुझे उसका इजाज़त जवाब दीजिए, मिलेगा। यहाँ पे लाहौर में बड़ी देर हो गई है कि आपसे दफ़ा आपसे बात हो सकी। चोई साहब ये बताइए, खालिद क़यूम साहब, के नैरेटिव कमज़ोर है, नैरेटिव के ऊपर दुनिया यकीन नहीं कर रही, भारत के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, तो ये सिर्फ ताकत का नशा है कि वो कहता है कि मैंने तो बस लड़ाई करनी है? देखिए कि जो बीजेपी है वो आप जानते हैं कि आरएसएस का सियासी विंग है। जी हाँ। और वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर भी राम राज का नफाज जो है वो चाहते हैं, और जिस तरह वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म सितम हो रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उसी तरह वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है उसको भी उसी तरह दबाया जा रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी दबाया जा रहा है, निचली जात के हिंदुओं को भी दबाया जा रहा है। और वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, कई रियासतों के अंदर चल रही हैं, उनको जो है वो दबाना चाहते हैं, और इस पर जो है बैनुल अक़वामी सतह पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, उनका जो बयानिया है वो नहीं बिक रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की कामयाब पाकिस्तान की हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो चल रही है, सफारतकारी चल रही है। यूएन की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी की, और जम्मू कश्मीर को जो है उसमें करारदाद में जो है वो शामिल किया गया। और इसी तरह देखें कि बैनुल अक़वामी सतह पर चीन जो है वो इस खित्ते का, इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर है, स्टेक होल्डर है। जी हाँ। उसकी तरफ से खुलकर जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो तय लेकिन की गई। इन सारे मामलात में सही जो सब टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन सारे मामलात में मुझे ये बताइए कि वो जो अभी जंग है पाकिस्तान के ऊपर, वो कहते हैं ये डिज़ाइन बड़ा पुराना है, ये मोदी सरकार का, कि हमने पाकिस्तान का पानी बिल्कुल बंद कर देना है। ये इंटरनेशनली ये मतलब ये कोई तरन वाला है? ये मुमकिन ही नहीं है। ये मैंने पहले अर्ज किया, पहले तो मैंने वो जिनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 1 और एडिशनल प्रोटोकॉल का जिक्र किया, फिर वो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि ये स्टार्विंग ऑफ सिविलियंस है। अगर आप एक मुल्क जहाँ से दरिया आ रहा है वो पानी रोकता है दूसरे मुल्क का, तो ये शहरी आबादी पर हमले के मुतरादिफ है, ठीक, यानी कि ये जुर्म है। और दूसरी जो आपने सिखों की बात की है, सिख जो है ना वो गोल्डन टेम्पल वाला जो बेहुरमती की गई थी 84 में, वो भूले नहीं है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके नतीजे में वहाँ की वज़ीर आज़म जो है वो कत्ल भी हुई। और फिर जो दीगर खालिद क़यूम साहब ने कहा कि दीगर रियासतें जो हैं वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनमें तमिलनाडु में राजीव गांधी जो हैं वो निशाना बने थे, लेकिन बिल्कुल खत्म हो गया। चोई साहब आपका, खालिद क़यूम साहब का, अहमद वरैद साहब का, ताहिर खलील साहब का और शनीला साहिबा का बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि एक जंग जो थी वो उधर से भी लड़ी जा रही थी, इधर से भी लड़ी जा रही थी। हथियारों वाली तो जंग बाद में उसका फैसला होगा, ये मीम वाली जंग ज़रा जीत के दिखाएं पाकिस्तान से। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।